हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनीट एजुकेशन। माय नेम इज़ प्रतीक्षा ताम्रकार और हम कर रहे थे क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने बहुत से टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। हम इस चैप्टर के हाफ तक पहुंच चुके हैं, मतलब आधा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। और हमने अब इस जो आज का टॉपिक है वो बेस्ड है मोस्ट अवेटेड मॉडल क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम पर। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था डुअल नेचर ऑफ मैटर पर और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर डिस्कशन किया था, जो कि बेस थे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की स्टडी करने से पहले हमें ये दोनों कॉन्सेप्ट्स जो थे, जो दोनों फिनोमिना थे डुअल नेचर ऑफ मैटर की, जो मैटर होता है वो डुअल नेचर का होता है, मींस वो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल लाइक भी होता है और वेव नेचर भी शो करता है। क्लियर क्यों? और ये जो फिनोमिना है दोनों की, डुअल नेचर ऑफ मैटर और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये दोनों ही किस पर लागू होते हैं? सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जो होते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हीं के लिए ही ये एप्लीकेबल होते हैं। और मैक्रोस्कोपिक पर ये इनका कोई एप्लीकेशन नहीं होता, इनके लिए कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। तो आज हम देखने वाले हैं, आज क्या देखेंगे हम? आज हम देखने वाले हैं हमारा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में देख लेते हैं कि जो बोर्स मॉडल था, तो वो बोर मॉडल जो फेल क्यों हुआ, रीजन क्या था? उसके लिमिटेशंस तो हम जान गए कि ये लाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ज़ीमन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन के 3 डायमेंशनल को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बट वो ऐसा फेल हुआ तो हुआ क्यों? ठीक, उसके फेलियर का सबसे बड़ा रीजन ये था कि इन्होंने बोल दिया था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फिक्स्ड ऑर्बिट में जो है रोटेट करता है। फिक्स्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ वो सराउंडिंग करता है, रोटेट करते रहता है। फिक्स्ड ऑर्बिट, इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका पोजीशन फिक्स है और उसकी वेलोसिटी भी फिक्स है। तभी तो उन्होंने बोला कि फिक्स्ड पाथ, फिक्स्ड ऑर्बिट में वो रोटेट कर रहा है। ठीक, फिक्स्ड ऑर्बिट में रोटेट करने का मतलब यही है कि वहां पर उनका पाथ, जो पोजीशन है, जिस पाथ पे इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है उसका पोजीशन फिक्स्ड है। उन्हें पता है पोजीशन और वेलोसिटी दोनों को ही वो एक्यूरेटली डिफाइन कर पा रहे हैं उस कंडीशन में। बट जब हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल आया बाद में, ये तो बहुत पहले दिया गया था बोर्स मॉडल, उसके बाद आया हाइजेनबर्ग। तो हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग तो हम इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है और उसका पोजीशन होता है वो एट अ इंस्टेंट टाइम हम दोनों को डिटरमाइन नहीं कर सकते साइमल्टेनियसली, और एक्यूरेटली तो बिल्कुल ही डिटरमाइन नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो ये जो दोनों कॉन्सेप्ट थे, ये जो दोनों पोस्टुलेट्स थे, वो क्या हो गया? अब कंट्राडिक्शन हो गया। तो जैसे ही हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल आया और उसके अकॉर्डिंग, और वो भी ट्रू था, वो हमने देखा भी था एक्सप्लेनेशन में, क्योंकि जैसे ही हम पोजीशन कर देखने के लिए, पोजीशन जानने के लिए लाइट स्ट्राइक करते थे, तुरंत ही इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती थी वो चेंज हो जाती थी, पोजीशन चेंज हो जाती थी, वो नया पाथ ले लेते थे, नए पाथ में ट्रैवल करने लगते थे। तो ये हाइजेनबर्ग का तो ट्रू था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, उनके लिए एट एनी इंस्टेंट टाइम, एक इंस्टेंट टाइम पर आप उनकी वेलोसिटी और उनके पोजीशन को साइमल्टेनियसली और एक्यूरेटली डिटरमाइन नहीं कर सकते। आप इसकी इन दोनों में से किसी एक को ही डिटरमाइन कर सकते हैं। तो जैसे ही इनका ये पोस्टुलेट आया, जैसे ही ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया, तुरंत ही ये बोर्स मॉडल फेल हो गया था, क्योंकि बोर्स मॉडल और इनके में कॉन्ट्राडिक्शन हो गया था। ठीक, और यहाँ पर इन्होंने वो एक्सपेरिमेंट करके बताया था। तो इस वजह से हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के लाइट में आते ही तो बोर्स मॉडल के जो हो गया था वो फेल हो चुका था। दूसरा मेन रीजन था कि जो पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जो होते हैं, वो डुअल नेचर के होते हैं। लेकिन बोर ने सिर्फ इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल की तरह ही ट्रीट किया था, उन्होंने उसके वेव नेचर को एसोसिएट नहीं किया था, उसके साथ वेव नेचर के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बोला था। तो ये दो मेन रीजन थे जिसकी वजह से बोर्स मॉडल जो है वो फेल हो गया था। एक तो उन्होंने बोला फिक्स्ड पाथ में रोटेट करते हैं, सेकेंड उन्होंने सिर्फ इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल की तरह ट्रीट किया, वेव की तरह ट्रीट नहीं किया था। ठीक, अब देखते हैं नीड फॉर क्वांटम मैकेनिक्स, हमें इसकी जरूरत पड़ी क्यों? क्वांटम मैकेनिक्स, जो हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ने वाले हैं, क्वांटम मैकेनिकल वेव मैकेनिकल मॉडल पढ़ने वाले हैं, वेव मॉडल ऑफ एटम पढ़ने वाले हैं, तो इसकी हमें जरूरत पड़ी क्यों? ये आया कहाँ से? क्वांटम मैकेनिक्स से आया। तो अब ये क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, जो अब हम स्टडी करने वाले हैं, उसको बोला जाता है क्वांटम केमिस्ट्री या क्वांटम मैकेनिक्स बोला जाता है। तो अब ये क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है? हमारे पास, हम जब भी स्टडी करेंगे आप हायर लेवल में, तो आप दो तरह की
थ्योरीज को स्टडी करेंगे। एक क्लासिकल मैकेनिक्स होगी जो कि बहुत पहले 16-17 के टाइम पर जो डिस्कवरीज हुई थी, जो पता चला था, और उसके बाद फिर इधर जो 19th में डिस्कवर हुआ था वो क्वांटम में, या मॉडर्न बोला जाता है उसको, मॉडर्न फिजिक्स या क्लासिकल फिजिक्स बोला जाता है। जैसे यहाँ पर क्लासिकल मैकेनिक्स और यहाँ क्वांटम मैकेनिक्स हम पढ़ने वाले हैं। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के टाइम पर वहाँ पर ये बता दिया न्यूटन्स के लॉ फॉलो होते थे। न्यूटन्स के जो लॉ थे वो कि लॉ ऑफ मोशन, जो उन्होंने 3 लॉ ऑफ मोशन दिए थे, जो कि मैक्रोस्कोपिक जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे उन पर वो पूरी तरह से फॉलो हो रहे थे, यानी कि हम उनका पाथ, उनका वेलोसिटी, उनकी पोजीशन सब बता पा रहे थे उस 3 लॉ के हेल्प से। बट जब यही लॉ किस पर लगाए गए, किस पर अप्लाई किए गए, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स पर जब इनको अप्लाई किया गया तो यहाँ से हमें राइट आंसर नहीं आया, हमें करेक्ट आंसर नहीं मिलने लगा, वहाँ वो एप्लीकेबल नहीं हो पाया। तब आए नए नए लॉज, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया। तो अब ये इनकी स्टडी तो करनी थी, तो अब इनकी स्टडी करने के लिए एक नया ब्रांच का डेवलपमेंट हुआ जिसे कहा जाता है क्वांटम मैकेनिक्स। This was mainly because it did not take account the concept of dual nature of matter and Heisenberg uncertainty principle. Hence, a new branch of science which takes dual nature of matter consideration has been put forward. This is known as quantum mechanics. तो यहाँ पर जैसे ही हम माइक्रोस्कोपिक पर फॉलो करते तो वहाँ पर माइक्रोस्कोपिक पर वो फॉलो नहीं होते, और साथ ही ये जो लॉज बने हुए थे न्यूटन के लॉ, उन्होंने मेनली जो ऑब्जेक्ट थे उनको पार्टिकल मान के सारे लॉज दिए थे। बट यहाँ पर तो जो पार्टिकल, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो डुअल नेचर का होता है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर को भी बताता है। फिर यहाँ पर डुअल नेचर आ गया, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आ गया, तो इनको हम विद द हेल्प ऑफ दीज लॉज एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो इसके लिए फिर आया एक नया ब्रांच, एक नई पूरी ब्रांच ही आ गई स्टडी करने के लिए, जिसमें पार्टिकल्स जो हमारे पास माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स थे उनको डुअल नेचर का माना गया, पार्टिकल भी और वेव नेचर भी। तो इसके अंदर हम जितनी भी स्टडी करते हैं उसी को बोला जाता है क्वांटम मैकेनिक्स बोला जाता है। क्लियर? अब क्वांटम मैकेनिक्स आया कैसे? तो क्वांटम मैकेनिक्स जिसकी वजह से आप इतना सब कुछ पढ़ेंगे वो आया किनकी वजह से? इरविन श्रोडिंगर। ठीक, तो क्वांटम मैकेनिक्स एज डेवलप्ड बाय इरविन श्रोडिंगर। तो जो इरविन श्रोडिंगर हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही ये क्वांटम मैकेनिक्स को पूरी तरह से डेवलप किया था। अब किया था 1926 में इन्होंने डेवलप किया था। इज बेस्ड ऑन वेव मोशन एसोसिएटेड विद द पार्टिकल। और ये जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो किस पर बेस्ड है? जो पार्टिकल्स होते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, उनके मैंने आपको बताया था कि इन पार्टिकल्स के साथ वेव एसोसिएट होते हैं। तो ये जो क्वांटम मैकेनिक्स है इसे डेवलप किया था इरविन श्रोडिंगर ने 1926 पे, और ये बेस्ड है मेनली जो वेव मोशन होता है उस पर बेस्ड है। ठीक, इज बेस्ड अपॉन द वेव मोशन एसोसिएटेड विद द पार्टिकल्स। जो पार्टिकल का वेव मोशन होता है उस पर ये बेस्ड होता है। क्लियर? For the wave motion of the electron in the 3-dimensional space around the nucleus, he put forward an equation known after his name is Schrödinger wave equation. तो इलेक्ट्रॉन का 3-dimensional में रोटेशन को एक्सप्लेन करने के लिए इसको पूरा उन्होंने, ये बहुत बड़ा डेरिवेशन होता है आपके क्लास 11th में, सिर्फ आपको ये इक्वेशन ही याद रखना है, कुछ डेरिवेशन अगर नहीं करना है तो। इन्होंने 3 डायमेंशन में पूरे इलेक्ट्रॉन, 3 डायमेंशन में इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन को, उसके रोटेशन को बताने के लिए एक बहुत अच्छा बड़ा सा, डिफिकल्ट सा आप लोगों के लिए तो ये बहुत डिफिकल्ट इक्वेशन होगा। ठीक, तो एक इक्वेशन बनाया, एक इक्वेशन डेवलप किया, उस इक्वेशन को बोला जाता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और ये आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है डेल स्क्वायर साइन, इसे जो आपको ये ऐसे त्रिशूल टाइप का दिख रहा है ना, इसको साइन बोला जाता है, और इसकी स्पेलिंग होती है ये जो इस तरह से आप देख रहे होंगे, ये वाला, इसको बोला जाता है साइन, PSI साइन, जहाँ पर पी जो है वो साइलेंट है और SI साइन। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है देखिए क्या लिखा हुआ है, डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल जेड स्क्वायर, डिस्टर्बेंस, प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर, ब्रैकेट में e माइनस v इंटू साइन इज इक्वल्स टू
जीरो है, बड़ा इक्वेशन पर बहुत ही इजी है। डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर, हर जगह पे ये साइन साइन रखना है, ठीक। तो इसे आप कैसे याद रख सकते हैं, ऊपर में यहाँ पे 3 बार साइन रहेगा, डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर, इतना तो आप ध्यान में रख ही सकते हैं, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ओके अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर जो हर एक एक टर्म है उसका मीनिंग देखते हैं। वेयर साइन इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो वेव नेचर के होते हैं। तो यहाँ पर जो ये साइन है वो क्या बता रहा है, एम्पलीट्यूड बता रहा है इस वेव का। एम्पलीट्यूड मीन्स हाइट ऑफ द क्रीस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ, ठीक। तो यहाँ पर जो साइन लिखा हुआ है, ये साइन क्या बता रहा है हमें, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। एंड साइन जो है एम्पलीट्यूड बता रहा है, एंड वेयर एक्स वाई एंड जेड, वेयर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर एक्स वाई एंड जेड, और एक्स वाई और जेड यहाँ पर क्या बता रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स बता रहे हैं। E इज द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कैपिटल E है वो टोटल एनर्जी को एक्सप्लेन कर रहा है। V इट्स पोटेंशियल एनर्जी, M is the mass of electron and H, you know what is H, Planck constant, okay। जहाँ पर भी स्मॉल h है उसका मतलब क्या है, Planck constant, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड, ओके। और ये जो डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है रिप्रेजेंट सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ साइन, ये y नहीं है, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ साइन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड। जैसे कि यहाँ आपने जब डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि ये जो एक बार करते हैं डेल साइन बाई डेल एक्स, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ तो ये साइन का फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। अगर इसी को मैं 2 बार डिफरेंशिएशन कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, साइन का डबल डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव हो जाएगा, क्लियर। तो ये इक्वेशन क्लियर है आपको। इक्वेशन अब आप ध्यान में रहेगा कि डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस ये 3 टर्म हो गए, उसके बाद 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर, ब्रैकेट में ई माइनस वी इज इक्वल्स टू 0, वेयर साइन इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, x y z are the coordinates of electron, और क्या बच गया वहां पे, m mass of electron, h Planck constant, e total energy of electron, v potential, क्लियर। इक्वेशन क्लियर, ध्यान में रहेगा आपके, ठीक। अब इस इक्वेशन का एक शॉर्ट फॉर्म भी है, इस इक्वेशन का शॉर्ट फॉर्म है h कैप साइन इज इक्वल्स टू e साइन, जहां पर ये इस तरह से कैपिटल H, इसके ऊपर इस तरह से कैप साइन इज इक्वल्स टू E साइन, जहां पर इस H कैप को बोला जाता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, क्लियर। इक्वेशन क्लियर, श्रोडिंगर इक्वेशन क्लियर। और इस श्रोडिंगर इक्वेशन को क्या बोला जाता है आपको पता है, इसको हार्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स बोला जाता है, श्रोडिंगर इक्वेशन को। जिस तरह से हमारी बॉडी के लिए हमारा हार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बिना तो हमारी बॉडी का कुछ हो ही नहीं सकता ना, वैसे ही क्वांटम मैकेनिक्स के लिए ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो इसका हार्ट है। ये अभी तो आप लोग नहीं, जब हायर लेवल पे जब स्टडी करते हैं तो इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ये सच में ये हार्ट है क्वांटम मैकेनिक्स का, क्लियर। श्रोडिंगर इक्वेशन क्लियर हो गया आपको। अब देखते हैं फाइनली सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन साइन एंड इट्स स्क्वायर वैल्यू। तो यहाँ पर साइन जो देखा था हमने, साइन तो एम्पलीट्यूड होता है, साथ ही इसको वेव फंक्शन भी बोला जाता है। इसके बाद अब इसका और एक नाम पढ़ेंगे, ऑर्बिटल वेव फंक्शन भी बोला जाता है। तो अब ये सिग्निफिकेंस क्या है, जो साइन लिखा है या साइन स्क्वायर है, इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो जो साइन है उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, वो जनरली बस एक वेव फंक्शन है। बट जो साइन स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर हमें बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो साइन स्क्वायर है हमें क्या बताता है, किस जगह पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन के
पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बताता है। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन में या किसी भी तरह से पूछ सकते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ साइन इन साइन स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पे बताया आपको साइन का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है हमारे पे। द वेव फंक्शन साइन फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, तो साइन का इलेक्ट्रॉन के लिए कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। बट जो साइन स्क्वायर है, मतलब वेव फंक्शन का जो स्क्वायर है, तो सच साइन स्क्वायर एट एनी पॉइंट गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन एट दैट पॉइंट, दैट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट दैट मूवमेंट। तो जो साइन स्क्वायर है वो हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन की उस प्लेस पर या उस पॉइंट पर पाए जाने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अब फाइनली आता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम और कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ऑर्बिटल बोला मैंने, ऑर्बिट नहीं, ऑर्बिट अलग है, ऑर्बिटल अलग है। ठीक है, तो आ गया यहाँ पे हमारा मॉडल क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम और कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो इसके पहले हमें कुछ और बातें हैं जो इसमें यूज होने वाली हैं इस मॉडल में, वो जान लेते हैं। सबसे पहला टर्म है प्रोबेबिलिटी। तो जैसे कि आप सबको पता है कि बोर ने बोल दिया था कि इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड पाथ पर रोटेट करते हैं, उनका वेलोसिटी पता है, उनका पोजीशन पता है। बट हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल जैसे ही आया ये पूरा रॉन्ग हो गया। तो जैसे ही हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल आया तो उसके बाद से ही जो इलेक्ट्रॉन की फिक्स्ड पाथ है ये बोलने की जगह हम यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एट एनी पोजीशन अराउंड द न्यूक्लियस। ओके, तो उस समय जो बोला जाता था बोर्स ऑर्बिटल में कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मिलेगा ही, इसी ऑर्बिट में ही वो इसी पाथ में रोटेट कर रहा है। तो इसके जगह पर अब बोला जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट एनी पॉइंट अराउंड द न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलेगा ये हम कंफर्म नहीं कह सकते, ये हम निश्चित रूप से ये कह ही नहीं सकते कि इलेक्ट्रॉन एटॉमिक न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इस पॉइंट पर मिलेगा। हम बोलेंगे कि वहां प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के मिलने की, कि उस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। प्रोबेबिलिटी है, हम सर्टेनिटी से नहीं कह सकते, हम एकदम निश्चित होकर के ये नहीं कह सकते कि उस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन हमें मिलेगा ही। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी का जो टर्म है इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि अगर डे में अगर क्लाउड्स आ गए हैं, सनी डे अचानक से क्लाउड्स आ गए हैं, तो क्लाउड्स आ गए हैं तो आप ये ऐसा प्रिडिक्ट करेंगे ना कि अब तो पानी गिरेगा ही। जैसे कल की बात है, मैंने घर गई तो घर में मैंने बोल दिया कि अब बादल दिख रहा है, बहुत पानी गिरेगा, बट ऐसा नहीं हुआ, बादल चले गया, क्लाउड्स डिसअपीयर हो गए, वहां से पानी नहीं गिरा। तो मैं यहाँ पर प्रोबेबिलिटी थी रेनफॉल होने की। ठीक, ऐसा होगा या नहीं होगा ये हम नहीं कह सकते, बट हम ये बता सकते हैं, हम एक संभावना दे सकते हैं कि हाँ क्लाउड्स दिख रहे हैं, तो क्लाउड्स दिख रहे हैं तो हो सकता है कि रेनफॉल हो। ठीक, बट ये भी हो सकता है कि वो क्लाउड्स डिसअपीयर हो जाए, और क्लाउड्स डिसअपीयर हो गए तो रेनफॉल नहीं होगा। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है रेनफॉल होने की, एकदम हम कंफर्म नहीं कह सकते कि पानी गिरेगा ही, रेनफॉल होगा ही। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोबेबिलिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि और एग्जाम्पल ले लेते हैं, चेस का गेम है। चेस के गेम में बहुत जो बेटर प्लेयर होगा, जैसे जो जिसका बहुत नाम होगा, उसके लिए हम ये बोल सकते हैं कि ये बेटर प्लेयर है, ये इस गेम को विन कर सकता है। ठीक, इसके चांस है विन होने के। तो यहाँ पर वो विन कर भी सकता है, और कुछ कभी ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर जो ना सोचे हो वो भी हो जाए। तो यहाँ पर उसकी प्रोबेबिलिटी उसके विन होने की, यहाँ चांस टू विन जो है क्या है, वो उसकी प्रोबेबिलिटी है, मतलब वो विन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक, तो ये प्रोबेबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी मीन्स वहां पर आप ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ संभावनाएं हैं कि वहां पर वो चीज हो सकती है। हम कंफर्म नहीं बोल रहे हैं, हम एकदम निश्चित रूप से ये नहीं बोल रहे हैं कि वो होगा ही विन। जैसे कि आप लोग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, तो जो ब्रिलियंट स्टूडेंट रहता है उसको तो आप लोग ऐसे बोलते रहते हैं ना कि हो जाएगा तेरा तो हो जाएगा, तू क्लियर कर लेगा एग्जाम, ऐसा बोलते रहते हैं ना। लेकिन आप भी श्योर नहीं होते कि वो कर लेंगे कि या नहीं कर लेंगे। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं, हम ऐसा प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो कर लेंगे। बट हम श्योरली ये कभी नहीं बोल सकते कि हाँ वो कर ही लेंगे, हाँ उनका सिलेक्शन हो ही जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर चांस है उसके सिलेक्ट होने की, कंफर्मेशन तो नहीं ना।
उसके सर्टेनिटी तो नहीं है कि वो कंफर्म है कि वो सेलेक्ट हो ही जाएगा, एक चांस है, क्योंकि वो ब्रिलियंट था तो हमने बोला कि हाँ वो ब्रिलियंट है तो हो सकता है कि वो उसका सिलेक्शन हो जाए उस एग्जाम में। बट कंफर्मेशन है क्या? कंफर्मेशन नहीं। एकदम आप फिक्स्ड बोल सकते हैं कि हाँ उसका तो हो ही जाएगा सिलेक्शन, नहीं बोल सकते ना। तो वैसे ही यहाँ तो यही क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है कि हम किसी को फिक्स्ड नहीं बता सकते कि वो चीज होगी कि नहीं होगी। हम एक संभावना दे सकते हैं कि हाँ ये चीज हो सकती है, बट होना नहीं होना वो वहां बाद में डिपेंड करता है। क्लियर? तो यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड्स द बेस्ट पॉसिबल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सिचुएशन विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड विथ सर्टेनिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? एक बहुत ही बढ़िया डिस्क्रिप्शन है एक ऐसे सिचुएशन के लिए जिसके होने की सर्टेनिटी नहीं होती। ठीक है, मतलब वो जो बोलना चाहिए कि वो जो क्या बोला था, जो सिचुएशन है वो होगा कि नहीं होगा उसकी सर्टेनिटी बिल्कुल नहीं है। उसको हम किससे डिफाइन करते हैं? प्रोबेबिलिटी से। यह है ना कि प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड्स द बेस्ट पॉसिबल डिस्क्रिप्शन of a situation which cannot be described with certainty। तो probability तो ऐसे situation जिसको हम certainty से describe नहीं कर सकते उसके लिए probability जो है एक बहुत ही अच्छा description है। ठीक, तो हम ये बोल सकते हैं, हम एक संभावना दे सकते हैं कि हाँ ये हो सकता है, बट होगा नहीं होगा देखते हैं। ठीक, द नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो अब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स क्या होते हैं? द रीजन of space around the nucleus which describes the probability of finding an electron of a given energy in terms of dot is called electron cloud। तो ये जैसे कि रहा ये न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी होती है अब पाए जाने की उसकी। इसे हम फिक्स्ड नहीं बोल सकते कि इलेक्ट्रॉन हमें मिलेगा, बट ये जो ऐसे डॉट डॉट दिख रहे हैं तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी होती है कि वो यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी को हम जो डॉट डॉट के फॉर्म में शो कर रहे हैं इसी को ही बोला जाता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड। कि आपको बहुत घना टाइप सा दिख रहा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है बहुत तेजी से रोटेट करते रहते हैं और इसी को ही बोला जाता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड। द रीजन ऑफ द स्पेस, ये स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस which describes the probability of finding an electron of a given energy in terms of dot। ठीक, तो न्यूक्लियस के चारों साइड का उसके सराउंडिंग का वो एरिया जहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, जिसको हम डॉट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, उसको मैंने डॉट्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया। तो जब हम डॉट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो इसी को ही क्या बोला जाता है? इसे ही बोला जाता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो ये दो तो मेन टर्म्स थे जो वहां पर आने वाले हैं। ये है हमारा मेन, ये थर्ड वाला जो है वो है हमारा मेन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल? देखते हैं। एन एटॉमिक ऑर्बिटल may be defined as the three-dimensional space around the nucleus। Okay, an atomic orbital, अब यहाँ पे एक नया टर्म आ रहा है एटॉमिक ऑर्बिटल। आपने ऑर्बिट पढ़ा है, क्लियर? आपने ऑर्बिट पढ़ा है KLMN। ओके, यहाँ आ रहा है ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल। तो एटॉमिक ऑर्बिटल may be defined as the three-dimensional space around the nucleus within which the probability of finding an electron of a given energy is maximum। तो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के सराउंडिंग में थ्री डायमेंशनल स्पेस जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज मैक्सिमम। तो एटॉमिक ऑर्बिटल इज द रीजन around the nucleus in three-dimensional space where probability of finding of electron is maximum। तो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है? न्यूक्लियस के चारों तरफ का थ्री डायमेंशनल स्पेस
जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो कितनी, 90%। मतलब वहां पे प्रोबेबिलिटी कि इलेक्ट्रॉन वहां हमें मिल सकता है। हम कंफर्म, हम एकदम सर्टेनिटी से नहीं कह रहे कि हमें वहां इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही। जैसे बोर ने कह दिया था कि इस फिक्स्ड पाथ पर इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही, इस फिक्स्ड पाथ पर इलेक्ट्रॉन रोटेट कर ही रहा है, तो हम वैसा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि इस फिक्स्ड ऑर्बिटल, इस फिक्स्ड प्लेस पर इलेक्ट्रॉन होगा। हम ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक, एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ, उसके सराउंडिंग में एक 3 डायमेंशनल स्पेस है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, फाइंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन 3 डायमेंशनल स्पेस इज मैक्सिमम। तो ये था हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक, और यही बताना चाह रहा था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है? एक रीजन होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ का, जैसे कि ये हो गया न्यूक्लियस, ये इसका 3 डायमेंशनल स्पेस। तो इस 3 डायमेंशनल स्पेस में इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी किस प्लेस पर होगी, वो हमें बताता है एटॉमिक ऑर्बिटल। वो एक्स एक्सिस में, वाई में, जेड में, कि एक्स वाई में दोनों में है, सिर्फ जेड एक्सिस में। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमें बताते हैं कि प्रोबेबिलिटी कहाँ है इलेक्ट्रॉन के मिलने की। क्लियर? तो एटॉमिक ऑर्बिटल, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एटॉमिक ऑर्बिटल न्यूक्लियस के चारों तरफ के सराउंडिंग में 3 डायमेंशनल स्पेस है जहां पर उस इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है। हम मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं, एकदम कंफर्म नहीं बोल रहे हैं कि वहां मिलेगा, बट मिलता है उस जगह पर इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो एन एटॉमिक ऑर्बिटल मे बी डिफाइंड एज द 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस within which the probability of finding of electron of give energy is maximum, say up to 90% तक की वहां पर प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन के मिलने की। तो आई होप आपको एटॉमिक ऑर्बिटल क्लियर हो गया होगा, वेव क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल क्लियर हो गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि बहुत बच्चों को, बहुत से स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि ये ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिटल क्या है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। तो बहुत से स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि ऑर्बिट भी है, ऑर्बिटल भी है, अब ये दोनों होते क्या है मेन। तो आपको ऑर्बिट पता है, एक फिक्स्ड पाथ है जो कि बोहर ने एक्सप्लेन किया था, और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने हमें बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल। तो चलिए देखते हैं इनमें डिफरेंस क्या होता है कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल होते क्या है। फर्स्ट देखते हैं, एन ऑर्बिट इज अ वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व। तो ऑर्बिट क्या है? ये न्यूक्लियस के चारों तरफ का एक सर्कुलर पाथ। ठीक, न्यूक्लियस के चारों तरफ का एक सर्कुलर पाथ जिस पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। क्लियर? An orbit is a well-defined circular path around the nucleus in which the electron revolve. तो ऑर्बिट क्या होता है? एक फिक्स्ड न्यूक्लियस के, ये न्यूक्लियस समझ लीजिए जो ये पेन है उसको, और न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे सराउंडिंग में एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ जिस पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, उसे हम बोलते हैं ऑर्बिट। अब ये ऑर्बिटल देख लेते हैं। एन ऑर्बिटल इज द 3-dimensional space around the nucleus within which the probability of finding an electron is maximum. तो ऑर्बिटल क्या होती है? और न्यूक्लियस, ये भी न्यूक्लियस के चारों तरफ ही, उसके सराउंडिंग में ही मिलेगी। तो न्यूक्लियस के सराउंडिंग का 3-dimensional space मीन्स यहाँ अभी हम सिर्फ इस पे बोल रहे थे, अब ये ऊपर नीचे इधर इधर किधर भी 3 डायमेंशनल मतलब सभी तरफ। ठीक, एक्स वाई जेड और 3 सभी जेड सभी डायरेक्शंस में। तो एन ऑर्बिटल इज द 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस विदिन which the probability of finding of electron is maximum. तो ऑर्बिटल क्या होता है? न्यूक्लियस के चारों तरफ का 3 डायमेंशनल स्पेस जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। ठीक, ऑर्बिट क्या होता है? एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ जिस पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ का 3 डायमेंशनल स्पेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। फाइंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज
मैक्सिमम, ठीक है। तो एन ऑर्बिटल इज द 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस विद इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, ठीक है। ऑर्बिट में हम क्या बोल रहे हैं कि फिक्स्ड बोल ही रहे हैं कि वहां पर मिलेगा ही इलेक्ट्रॉन, वहां इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों तरफ रोटेट कर ही रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, बट ऑर्बिटल में हम नहीं बोल रहे, हम उसकी प्रोबेबिलिटी बोल रहे हैं कि वहां न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम है। अब देखते हैं, इट सेकेंड है, इट रिप्रेजेंट्स द प्लेनर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। तो यहाँ पर इन्होंने सर्कुलर बोला था, और सर्कुलर को हम किस में कंसिडर करते हैं, 2D में, और 2D मीन्स प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पर जो इन्होंने रोटेशन बोला था वो कैसा था, प्लेन में बोला था। इट रिप्रेजेंट्स द प्लेनर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है अराउंड द न्यूक्लियस वो कैसा होता है, प्लेन में होता है। यहाँ देखते हैं, इट रिप्रेजेंट्स द 3 डायमेंशनल मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो रोटेशन होता है वो 3 डायमेंशंस में होता है। क्लियर? सेकेंड पॉइंट भी क्लियर, क्योंकि पहले पॉइंट में तो बोल दिया था कि ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिटर एक ऑर्बिट जो है वो फिक्स्ड सर्कुलर पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। सर्कुलर पाथ, तो सर्कल को हम किस में कंसिडर करते हैं, 2D में, और 2D यानी प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिवॉल्यूशन होता है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जो है वो रोटेट करता है फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में, वो प्लेन में वो रोटेट कर रहा है, तो दिट रिप्रेजेंट्स द प्लेनर मोशन। तो यहाँ पर वो उसके प्लेनर मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, तो यहाँ पर उसके प्लेनर मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकेंड है, इट रिप्रेजेंट 3 डायमेंशनल, यहाँ पर 3 डायमेंशन एक्स एक्सिस, वाई और z, आप तीनों ही डायरेक्शन में उसके रोटेशन को, उसके रिवॉल्यूशन को, उसको जो रिवॉल्व हो रहा है उसको आप बता सकते हैं। थर्ड है, द कॉन्सेप्ट ऑफ एन ऑर्बिट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द वेव कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो यहाँ पर जो ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट दिया गया था उसमें इलेक्ट्रॉन को सिर्फ पार्टिकल की तरह ट्रीट किया गया था, उसमें उसके वेव कैरेक्टर को और हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल को उसमें शामिल नहीं किया गया था। ठीक, मीन्स ये जो कॉन्सेप्ट दिया गया था उसमें इलेक्ट्रॉन को बोल दिया था कि पार्टिकल लाइक नेचर है, उसी की तरह ट्रीट किया था, और फिर उन्होंने बोल दिया था कि फिक्स्ड पाथ है, तो फिक्स्ड पाथ तभी होगा जब उसकी वेलोसिटी पता हो, पोजीशन पता हो, और फिर बाद में हाइजेनबर्ग आए, तो हाइजेनबर्ग ने बोला कि इलेक्ट्रॉन की तो फिक्स पाथ, उसकी पोजीशन और वेलोसिटी तो हम साथ में डिटरमाइन कर ही नहीं सकते। तो ये जो बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग ऑर्बिट दिए गए थे, तो ऑर्बिट का जो कॉन्सेप्ट मिला था हमें, उसमें इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को और हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल को शामिल नहीं किया गया था, एकोमोडेंस नहीं किया गया था। फिर है, द कॉन्सेप्ट ऑफ एन ऑर्बिटल इज इन अकॉर्डेंस विद द वेव कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो यहाँ पर जो ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट है वो किसके अकॉर्डिंग है, वेव कैरेक्टर के अकॉर्डिंग है, और हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के भी अकॉर्डिंग है, क्योंकि ये जो ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट कहाँ से है, क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी से, क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और क्वांटम मैकेनिकल्स किस में, क्वांटम मैकेनिक्स में, और क्वांटम मैकेनिक्स का हार्ट कौन है, श्रोडिंगर इक्वेशन, और श्रोडिंगर को दिया कि श्रोडिंगर इक्वेशन किसने दिया था, इरविन श्रोडिंगर ने, और इरविन श्रोडिंगर ने किस कॉन्सेप्ट पर दिया था, उन्होंने बोला था कि ये जो पूरा क्वांटम मैकेनिक्स है ये बेस्ड है वेव कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, वेव मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पर बेस्ड है ये। तो इसके अकॉर्डिंग, तो फिर ये जो ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट है वो तो उन्होंने वेव के अकॉर्डिंग है, वेव कैरेक्टर के अकॉर्डिंग है, और हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भी। नेक्स्ट है, ऑल ऑर्बिटल्स आर सर्कुलर एंड डिस्क लाइक। तो जितने भी ऑर्बिट्स आप देखेंगे वो सर्कुलर है। जब मैंने बोर्स थ्योरी पढ़ाई थी तो सभी के, एल, एम, एन सबको मैंने सर्कुलर बताया था आपको, ठीक। तो ऑल ऑर्बिट्स आर सर्कुलर, डिस्क लाइक सर्कुलर होते हैं, बट यहाँ पर जो ऑर्बिटल्स आते हैं, डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट शेप्स। तो यहाँ पर जो आप ऑर्बिटल पढ़ेंगे वो ऑर्बिटल भी सब एक ही नहीं होते, आप डिफरेंट टाइप्स के ऑर्बिटल पढ़ेंगे। मेन आप 4 टाइप के ऑर्बिटल पढ़ने वाले हैं, एस, पी, डी एंड एफ। तो एस, पी, डी, एफ मैं आपको बहुत ब्रीफ में बताऊंगी, बहुत ही शॉर्ट में, कि आप जो ऑर्बिटल्स पढ़ने वाले हैं वो यहाँ पर पढ़ेंगे आप, एक एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी एंड एफ ऑर्बिटल। ये होते क्या है, ये कैसे आते हैं, ये सब हम डिस्कशन करेंगे। अभी आपको डिफरेंस बताने के लिए मैं सिर्फ ये 4 ऑर्बिटल्स का नाम बता रही हूँ, एस, पी, डी और एफ। और ये एस, पी, डी और एफ में एस का जो शेप होता है वो सर्कल होता है, पी जो होता है वो डम्बल शेप का होता है,
डी ऑर्बिटल जो होता है वो डबल डम्बल होता है, डबल डम्बल, एक सेकेंड, ये डबल डम्बल। और जो एफ ऑर्बिटल होता है उसका शेप हमें करेक्ट, हम उसका शेप नहीं बता सकते, वो डिफ्यूज्ड होता है। मेन इन 3 जो ऑर्बिटल होता है उनका शेप हमें पता है। तो डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट शेप्स, लाइक एस ऑर्बिटल आर स्फेरिकल सिमेट्रिकली, पी ऑर्बिटल, सॉरी सर्कल नहीं, एक मिनट, मैंने सर्कल, यहाँ पे सर्कल 2D में आ जाता है, स्फीयर, स्फीयर शेप होता है। एस का जो शेप होता है एस ऑर्बिटल, जो ऑर्बिटल्स आपने पढ़ा फाइंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, तो वो मेन हमारे पास 4 टाइप्स के होते हैं, और भी होते हैं बट आपको अभी सिर्फ 4 टाइप्स पर ज्यादा ध्यान देना है। तो उनमें से 4 कौन कौन से, एस, पी, डी एंड एफ, ये 4 ऑर्बिटल्स हमारे पास होते हैं। और ये 4 जो ऑर्बिटल्स है उनका शेप डिफरेंट डिफरेंट होता है। एस का शेप होता है स्फीयर, जो पी होता है उसका शेप होता है डम्बल, इस तरह से आपको डमरू की तरह दिख रहा होगा। फिर होता है डी, डी का शेप होता है डबल डम्बल। तो डबल डम्बल में जब आपको इसके पूरे बहुत शेप्स के बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगी तब वहां पे मैं आपको पूरा क्लियर करूंगी। एफ जो होता है उसका शेप हमें क्लियरली हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते उसको, ठीक। तो यहाँ पर जो आपको जो भी हम डिफरेंस देख रहे हैं उस डिफरेंस में आई होप आप समझ गए होंगे कि जो ऑर्बिट्स होते हैं उस ऑर्बिट में सिर्फ ऑर्बिट जो होते हैं वो सर्कुलर होते हैं, सिर्फ उनका एक ही शेप होता है सर्कल। बट जो यहाँ पर ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनका डिफरेंट डिफरेंट शेप होता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होते हैं, लाइक एस ऑर्बिटल जो स्फीयर होगा, पी ऑर्बिटल डम्बल, डी ऑर्बिटल डबल डम्बल। नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्बिट्स डू नॉट हैव एनी डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ऑर्बिट्स के पास कोई डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती, मींस एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड, तो ऐसा कोई डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता। ऑल ऑर्बिटल एक्सेप्ट एस ऑर्बिटल हैव डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक। तो एस ऑर्बिटल के अलावा यहाँ हम जितने भी ऑर्बिटल्स पढ़ने वाले हैं, पी, डी एंड एफ, तो इन तीनों ही ऑर्बिटल्स में डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक होती है, मींस एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, ये इस तरह से हमें डायरेक्शन को शो करते हैं। नेक्स्ट है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट इज गिवन बाय 2n² वेयर n इज द नंबर ऑफ द ऑर्बिट। तो किसी भी ऑर्बिट में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी एक ऑर्बिट आपके पास जैसे के, एल, एम और एन है, तो उस के, एल, एम, एन में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी आप एक ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, वो किसके अकॉर्डिंग होता है, 2n² के अकॉर्डिंग, ठीक, वेयर n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक। तो यहाँ पर जैसे कि आपके पास यहाँ 4 हमने देखा था, के शेल देखा था, मींस के ऑर्बिट देखा था, के ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो के शेल के लिए 2n² के अकॉर्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, यहाँ पे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। एल ऑर्बिट में देखते हैं, मींस एल शेल n इज इक्वल्स टू 2 होता है, तो 2n² के अकॉर्डिंग 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 और ये 8। एम के लिए कितना हो जाएगा, एम ऑर्बिट में, एम ऑर्बिट मीन्स n इज इक्वल्स टू 3 नंबर ऑफ शेल, तो 2n² के अकॉर्डिंग 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 3 3 ज़ा 9, 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। अगर के, एल, एम एन शेल में देखते हैं, एन शेल यानी कि 4th ऑर्बिट, n इज इक्वल्स टू 4, तो 2n² के अकॉर्डिंग 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 2 इंटू 4 4 16, कितने हो जाएंगे, 32 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर देख रहे हैं आपके जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, यानी कि फर्स्ट शेल, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो वहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे के शेल में आप 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं मैक्सिमम, जो एल शेल है वहाँ पर मैक्सिमम आप 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, एम शेल में मैक्सिमम आप 18 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं और एन शेल में 32 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, ठीक। So the maximum number of electrons in any orbit is given by 2n² where the number of the orbit, where n is the number of orbit। तो किसी भी शेल में, किसी ऑर्बिट में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हम किसके अकॉर्डिंग बताते हैं, 2n² के अकॉर्डिंग। जैसे के में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एम शेल में 18 और एन शेल में
32। तो ये जो 2, 8, 18 और 32 है, इनको मैजिक नंबर्स भी बोला जाता है। इसे हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 में, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में भी पढ़ेंगे, तब मैं उसको डिस्कस करूंगी। फिर ऑर्बिटल साइड पे, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी ऑर्बिटल इज 2। तो ऑर्बिट में आप बहुत से इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 2n² के अकॉर्डिंग, 2, 8, 18, 32। बट किसी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम आप 2 इलेक्ट्रॉन्स ही रख सकते हैं। आप 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में नहीं रख सकते। क्लियर? तो आई होप आपको ऑर्बिट और ऑर्बिटल जो होगा वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ऑर्बिट जो होते हैं वो एक सर्कुलर पाथ होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ का उस पाथ होता है जिस पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ऑर्बिटल जो एक 3 डायमेंशनल स्पेस है अराउंड द न्यूक्लियस वेयर फाइंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ऑर्बिट जो होता है वो सर्कुलर होता है, मतलब सर्कल में पाथ होता है और सर्कुलर होता है, और इसके जो शेप्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। सेकेंड हम देखते हैं कि जो यहाँ पर मोशन होता है वो प्लेनर मोशन होता है। यहाँ ऑर्बिटल्स में 3 डायमेंशनल मोशन होता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल, जो ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट है वो वेव नेचर और हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नहीं, बट जो ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट है वो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल और वेव नेचर पर ही बेस्ड है। नेक्स्ट था कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो सर्कुलर होते हैं, बट ऑर्बिट जो होते हैं वो सर्कुलर होते हैं, बट जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के होते हैं। ऑर्बिट्स का कोई डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता, बट जो ऑर्बिटल्स होते हैं एक्सेप्ट एस ऑर्बिटल, ये सारे ही डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। नेक्स्ट है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिट इज गिवन बाय 2n²। तो किसी ऑर्बिट में बहुत इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मींस 2 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 18 और 32 भी हो सकते हैं। बट ऑर्बिटल के केस में एक ऑर्बिटल में आप सिर्फ और सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप इसे नोट कर लीजिए। क्लियर? तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल दिया गया, ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट बताया गया, उसके मेन फीचर्स क्या क्या है। फर्स्ट देखते हैं, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम is quantized, that is it can have only certain specific values। तो जो एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक, तो उन इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड होती है। अब ये क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है, यानी उनकी कुछ सर्टेन फिक्स्ड वैल्यूज ही होती है, उनकी हर एक वैल्यू नहीं होगी। जैसे 1.4 हो गया तो 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ऐसे कंटिन्यूएशन में उनकी वैल्यू नहीं होगी, उनके कुछ फिक्स्ड सर्टेन वैल्यूज ही होंगी। जैसे हमने देखा था कि वहाँ 13.6 था फर्स्ट एनर्जी लेवल का जो वैल्यू था, उसके बाद फिर कुछ कितना आया था, समथिंग 13.6 के बाद कुछ 8 समथिंग आया था, ठीक। तो 13.6 के बाद उसके बाद जस्ट बाद 12.6 नहीं आया, 11.6 नहीं आया। वहां पर जो एनर्जीज होती हैं इलेक्ट्रॉन की, उनकी कुछ सर्टेन फिक्स्ड वैल्यूज ही होती हैं, उसी को ही बोला जाता है क्वांटाइजेशन या क्वांटाइज्ड बोला जाता है। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कि कुछ फिक्स्ड वैल्यूज ही होंगी, और जैसे कोई वैल्यूज होती है ना, वो ग्रेजुअली चेंज होती रहती है, हर एक स्टेप बाय स्टेप में चेंज होंगी और इक्वल चेंज होती है। बट क्वांटाइज्ड मीन्स यहाँ पर एनर्जी चेंज होगी, बट जो एनर्जी चेंज होगी वो ग्रेजुअली नहीं होगी, वो एब्रप्टली होगी, अचानक से चेंज होगी, और जो चेंज है वो फिक्स्ड रहेगा, और वो जो वैल्यू है वो हमेशा फिक्स्ड वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज क्वांटाइज्ड। तो इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड होती है, यानी कि हर एक लेवल पे जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो फिक्स्ड वैल्यू और कुछ सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यूज ही होती हैं, उन्हीं को ही हम क्वांटाइज्ड बोलते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट है द क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल इन विच इलेक्ट्रॉन्स कैन बी प्रेजेंट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ द श्रोडिंगर इक्वेशन। तो मैंने जो आपको श्रोडिंगर इक्वेशन बताया था, इरविन श्रोडिंगर ने जिसे दिया था, तो जब हम उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास साइन और ई दोनों के लिए वैल्यू आती है, मतलब एनर्जी के लिए भी वैल्यूज मिलती है और साइन के लिए भी वैल्यूज मिलती है, और उससे हम एनर्जी लेवल बताते हैं। तो वो जो एनर्जी लेवल्स की जो एनर्जी होती है वो भी क्वांटाइज्ड होती है, ठीक। क्वांटाइज्ड होना मतलब वो चेंज होंगी बट ग्रेजुअली चेंज नहीं होगी, एकदम अचानक से वो बढ़ते चले जाएंगी।
ठीक। तो वहां पर और कुछ फिक्स्ड वैल्यूज ही आएंगी वहां पर एनर्जी की, हर एक पॉसिबल वैल्यू नहीं आएगी कि 13.6 मैंने जो एग्जांपल दिया था कि उसके बाद 12.6 ही आए, उसके बाद हो सकता है और कोई वैल्यू आ जाए, बट जो वैल्यू आएगी वो फिक्स्ड ही रहेगी हर एनर्जी ऑर्बिटल के लिए। ठीक है, तो द क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स कैन बी प्रेजेंट, तो इलेक्ट्रॉन्स किस पे प्रेजेंट होंगे, एनर्जी लेवल्स में प्रेजेंट होंगे। तो वो जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो क्वांटाइज्ड होते हैं, मींस उन एनर्जी लेवल्स की भी फिक्स्ड एनर्जी की वैल्यू होती है, यानी एनर्जी की वैल्यू वहां पर फिक्स्ड होती है उन लेवल्स की। और ये हमें किससे मिलते हैं, जो श्रोडिंगर इक्वेशन हमने देखा था उसके सॉल्यूशंस के थ्रू हमें ये लेवल्स मिलते हैं। और जैसा मैंने आपको बोर्स मॉडल में बताया था ना कि जो डिफरेंस होता है, जो दो के बीच का गैप होता है, दो एनर्जी लेवल के बीच का गैप कम होते जाता है, वैसे ही जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स की एनर्जी की वैल्यू आती जाएगी, वो भी इक्वली स्पेस्ड नहीं होगी, उससे पहले दो एनर्जी लेवल्स का ज्यादा होगा, फिर उसके बाद वाले का कम होते 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 ऐसे वो उस तरह से वो आगे बढ़ते जाती है। नेक्स्ट है, as pointed by Heisenberg uncertainty principle, both the exact position and exact velocity or momentum of an electron cannot be determined simultaneously, as the path of the electron is only probable and not exact. This has ultimately led to the concept of atomic orbital. तो ये जैसे कि हाइजेनबर्ग ने कहा गया था, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, हाइजेनबर्ग में कहा गया था कि हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी वेलोसिटी और उसकी पोजीशन को हम एक्यूरेटली डिटरमाइन नहीं कर सकते, साइमल्टेनियसली उसको एक्यूरेटली डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, तो उनका पाथ जो है वो फिक्स्ड नहीं होता। और यही जो लाइन थी, यही जो उन्होंने बोला था, द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ओनली प्रोबेबल एंड नॉट एग्जैक्ट, उन्होंने बताया था कि यानी जो पाथ है इलेक्ट्रॉन का वो हम प्रोबेबिलिटी दे सकते हैं कि ये पाथ हो सकता है, बट एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि यही पाथ होगा। और यही जो था मेन जो बोलना चाहिए बेस था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल था, और यही अल्टीमेटली लीड किया किसको, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को। नेक्स्ट अब देखते हैं द एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक, एटॉमिक ऑर्बिटल इज रिप्रेजेंटेड बाय वेव फंक्शन साइन, ठीक, वेव फंक्शन विच इज ऑल्सो नोन एज वेव फंक्शन ये साइन। द एटॉमिक ऑर्बिटल, जो ऑर्बिटल्स मैं आपको बढ़ा रही हूँ उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वेव फंक्शन साइन विच इज ऑल्सो नोन एज ऑर्बिटल वेव फंक्शन। मैंने आपको बोला था कि मैं जो साइन है उसे मैं आपको वेव फंक्शन भी बोलते हैं करके। ठीक, तो ऑर्बिटल से उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, वेव फंक्शन साइन से। और ये जो वेव फंक्शन होता है उसको हम ऑर्बिटल वेव फंक्शन भी बोलते हैं। सिंस द नंबर ऑफ सच वेव फंक्शंस आर पॉसिबल फॉर एन इलेक्ट्रॉन द करस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पर सिंस यहाँ लार्ज आएगा, सिंस लार्ज नंबर ऑफ सच वेव फंक्शंस आर पॉसिबल फॉर एन इलेक्ट्रॉन, तो किसी इलेक्ट्रॉन के लिए इस तरह के बहुत से वेव फंक्शंस पॉसिबल है। तो इस वेव फंक्शंस क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वेव फंक्शंस जो है वो ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स भी रहेंगे। ठीक, तो सिंस large number of such a wave functions are possible for an electron and the corresponding atomic orbitals are also possible, और उसके साथ ही उसके corresponding atomic orbital भी possible है। Each orbital the electron has a definite energy, और हर एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की कुछ definite energy होगी, and it cannot have more than 2 electrons, और किसी भी एक ऑर्बिटल में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फिल नहीं कर सकते। ठीक, जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वेव फंक्शन साइन से, जिसे हम ऑर्बिटल वेव फंक्शन भी बोलते हैं। ये जो ऑर्बिटल वेव फंक्शन है ये लार्ज हो सकते हैं, किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत से वेव फंक्शन हो सकते हैं। तो वेव फंक्शन चूंकि ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग उस इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत से ऑर्बिटल्स भी हो सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ऑर्बिटल्स भी होंगे, हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑर्बिटल, और जो किसी भी एक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है उस ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो फिक्स्ड एनर्जी होती है। ठीक, और उसके बाद जो दो ऑर्बिटल होते हैं उसमें हम मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फिल नहीं कर सकते। नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट within an atom is proportional to the square of the wave function, that is it also called the probability density and its
पॉजिटिव। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, द फाइंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू द वेव फंक्शन मीन साइन स्क्वायर। ठीक, तो ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, वेव फंक्शन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक, और इसी को ही क्या बोला जाता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहा जाता है एंड इज पॉजिटिव। और इसकी जो वैल्यू आती है पॉजिटिव हो, तो आपको पता है किसी भी चीज का जो स्क्वायर होता है वो पॉजिटिव ही होता है। तो फ्रॉम द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर, तो इस साइन स्क्वायर के वैल्यू से एट डिफरेंट पॉइंट्स within an atom one predict the region around the nucleus where the electron will be most probably found or locate। तो साइन स्क्वायर के वैल्यू से कोई भी इलेक्ट्रॉन में किसी पोजीशन पर उस इलेक्ट्रॉन के जो पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये थे मेन फीचर्स किसके, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के। क्लियर हो गया आपको? एक बार रिपीट करते हैं हम। चलिए शुरू से देखते हैं क्या दिया हुआ था कि जो एनर्जी होती है, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज क्वांटाइज्ड, दैट इज इट कैन हैव ओनली सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यूज। तो जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो क्वांटाइज्ड होती है, मीन्स आप ये समझिए कि वो जो एनर्जी है वो फिक्स्ड होती है, वो चेंज नहीं होंगी। ठीक है, कुछ सर्टेन स्पेसिफिक फिक्स्ड वैल्यूज ही होती है एनर्जी की, हर एक वैल्यू नहीं होती, एक कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज ही होंगी उस इलेक्ट्रॉन के एनर्जी के लिए, उनको क्या बोला जाता है, क्वांटाइज्ड बोला जाता है। सेकंड बोल रहे हैं कि जो क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स हमें मिलते हैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, वो किससे मिलते हैं, वो सॉल्यूशन से मिलते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के। और ये जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो भी क्वांटाइज्ड होते हैं। क्वांटाइज्ड होना मतलब इनके भी कुछ सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यूज होती हैं। फिर बोला गया कि जो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल था वो उन्होंने मेन लीड किया किसके लिए, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बेस की तरह वहां पर वर्क किया। फिर बताया गया कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है उसको हम वेव फंक्शन साइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये जो साइन होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल वेव फंक्शन। और एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो बहुत सारे वेव फंक्शंस हो सकते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल्स भी होंगे, और एक ऑर्बिटल जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स्ड होती है, और एक ऑर्बिटल में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स कर सकते हैं। नेक्स्ट बताया गया कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेव फंक्शन के स्क्वायर के, यानी कि साइन स्क्वायर के। तो साइन स्क्वायर हमें क्या बता सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एट एनी पॉइंट अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम। तो एटम में न्यूक्लियस के सराउंडिंग में किसी भी पॉइंट पर मैं साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल के वहां पर मैं प्रिडिक्ट कर सकती हूँ कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है और मिनिमम है। तो ये कुछ फीचर्स थे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल्स के। इसके बाद क्वांटम मैकेनिकल्स मॉडल के बाद अब हम पढ़ने वाले हैं क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर्स जो कि एक यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बता सकती हूँ कि जैसे जैसे आपको एड्रेस देते हैं आपकी, आप कहाँ रह रहे हैं, जैसे कि हमारा जो जे नीट का क्लास है, जे नीट की क्लासेस जो हमारी चलने वाली हैं वो कहाँ चलने वाली है, जैसे कि इसका मेन एड्रेस मैं कैसे दूंगी, जैसे कि ये छत्तीसगढ़ में, हम छत्तीसगढ़ के किस डिस्ट्रिक्ट में, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में। दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर, भिलाई में, स्मृति नगर में हो गया। ठीक, तो इस तरह से जैसे मैं अपने ऑफिस का, जैसे मैं अपने कोचिंग क्लास का आपको एड्रेस दे रही हूँ, तो वैसे ही जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं ऑर्बिट एटम में जो प्रेजेंट होते हैं, तो वो एटम में किस शेल में प्रेजेंट है, उस शेल में किस सब शेल में किस ऑर्बिटल में है। तो इस तरह का जो वो पूरा एड्रेस है, इलेक्ट्रॉन का जो एड्रेस है वो हमें मिलने वाला है क्वांटम नंबर से। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले हैं क्वांटम नंबर्स के ऊपर। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जहां हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्वांटम नंबर की स्टडी करने वाले हैं। अभी आप अगर क्वांटम नंबर समझ गए तो आगे के लिए आप बहुत क्लियर हो जाएगा वो, क्योंकि वो हायर लेवल में भी यूज होने वाला है, नीट में भी इस चैप्टर से बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।